बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान, और आज के बोलते कालम में मैं एक बड़ा सरप्राइज़ अमेरिका और इसराइल के लिए लेके आया हूँ। ये सरप्राइज़ मेरी तरफ से नहीं है, सरप्राइज़ है ईरान की जानिब से, जो हर आने वाले दिन के साथ एक टेक्नोलॉजी का नया सरप्राइज़ जो है अपने दुश्मन मुल्कों के लिए खोल रहा है। और आज का सरप्राइज़ तो ऐसा सरप्राइज़ है जो कि बहुत ज़्यादा बुलंदी पर जाकर फटेगा। जी हाँ, बिल्कुल, एक ऐसा लोटरिंग ड्रोन जिसका नाम 359 है, नंबर के साथ है नाम उसको बना लिया गया है और ईरान ने उसका कामयाब तजर्बा कर लिया है। सरफेस टू एयर ये ड्रोन जो है इंतहाई स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल है। माक 10 तक इसकी स्पीड जाती है और ये 30,000 फुट की बुलंदी पर मौजूद जहाज़ों को तबाह कर सकता है। ये बुलंदी का जिक्र मैंने सिर्फ इसलिए किया ताकि आपके जहन में रहे कि बहुत सारे जो वॉक्स और रीफ्यूलिंग टैंकर जहाज़ हैं वो इतनी ही बुलंदी पर मौजूद होते हैं। अगर आपको जंग जून याद हो, जिसमें 12 रोज़ा जंग में ईरान पर इसराइल और अमेरिका जो है मिलकर हमलावर थे, तो जहाज़ों को रीफ्यूल किया गया था कहाँ? इराक़ की फ़ज़ा में, और इंतहाई बुलंदी पर होने की वजह से ईरान उसे हिट नहीं कर पाया था। ईरान इससे पहले 358 नामी ड्रोन्स रखता था जो कि कम बुलंदी पर मौजूद जहाज़ों को निशाना बना सकते थे, लेकिन कोई ऐसा ड्रोन मौजूद नहीं था जो इन रीफ्यूल टैंकरों और अवाक्स जहाज़ों को, अब अवाक्स जहाज़ भी जो है आपके इल्म में है कि जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर इनकी क्या अहमियत है। ये वो डाटा फराहम करते हैं कि जिसमें दुश्मन की तमाम नकलो हरकत, उसकी मिसाइल बैटरीज, उसके बहरी जहाज़ और उसकी मिसाइल बोट्स, तमाम का रियल टाइम डाटा जो है ये जहाज़ इकट्ठा करता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे सिस्टम्स मौजूद होते हैं। ये ना सिर्फ दुश्मन के मिसाइल्स को कमज़ोर करता है, यानी उसके सिग्नल्स को कमज़ोर करता है, बल्कि उनमें खलल डालने की भी सलाहियत रखता है। बहुत सारी जंगों में ऐसे जहाज़ों को ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको जंग मई याद है, जिसमें पाकिस्तान ने भारत के 8 जहाज़ गिराए थे, तो उसमें जो किरदार था जहाज़ों का था जो फ़ज़ा में बहुत बुलंदी पर मौजूद थे, और उन्होंने ही रियल टाइम में वो तमाम डाटा जो भारतीय जहाज़ों के मुतल्लिक था, जिसमें हम कहते हैं कि हमने आपके 10 जहाज़ लॉक किए थे, गिराए 8 थे, 2 को छोड़ दिया था क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान पर मिसाइल नहीं गिराया था। अगर वो भी होते तो उनको भी हम गिरा सकते थे। तो ऐसा ही डाटा वॉक्स जहाज़ जो है करते हैं, लेकिन उड़ते बहुत बुलंदी पर हैं। इन्हीं बुलंदी पर उड़ने वाले दुश्मनों के लिए इस लोटरिंग ड्रोन का जो है इंतखाब किया गया और इसको डिज़ाइन किया गया, और इसका डिज़ाइन जो है ऐसी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल है कि इन जहाज़ों के रडार्स भी इसको पकड़ नहीं पाएंगे। तो ये एक ऐसा सरप्राइज़ है जो अमेरिका और इसराइल दोनों के लिए है, क्योंकि इन दोनों के जहाज़ जब उड़ेंगे, यानी इसराइल के जहाज़ या अमेरिका के जहाज़ किसी खलीजी ममालिक से उड़ेंगे, तो उन्हें कहीं ना कहीं रीफ्यूलिंग करना पड़ेगी। अगर लेट से F-15 भी होता है तो इसको इराक़ की फ़ज़ा में रीफ्यूलिंग करना पड़ेगा, लेकिन ये जहाज़ जो माक 10 की स्पीड के साथ, यानी ये ड्रोन माक 10 की स्पीड के साथ उड़ेगा, तो ये फिर किसी को खातर में नहीं लाएगा और सीधा अपने टारगेट की तरफ जाएगा और उस जहाज़ को ज़मीन बोझ कर देगा। उस जहाज़ को जो दुश्मन की आँख कान बना होगा, यानी देखने और सुनने की सलाहियत रखता होगा, उसको ना सिर्फ तबाह करेगा, बल्कि वो जो जहाज़ों को फ्यूल फराहम करेगा, जहाज़ों को उड़ने की जो है उसके लिए खुराक फराहम करेगा, उन जहाज़ों को भी गिराने के काबिल है। मैंने आपको बता दिया कि लोटरिंग 359 ईरान ने इसका कामयाब तजर्बा कर लिया, और उसके बाद से अमेरिका और इसराइल ख़तरा लायक है कि उसके बहुत बुलंदी पर उड़ने वाले ये जहाज़ जो ना सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, बल्कि जंगी हिकमत अमली को तरतीब देने में भी इन जहाज़ों का ख़ास किरदार है। मैंने इसीलिए जंग मई का जिक्र किया ताकि आपके जहन में रहे तो जो जहाज़ दुश्मन के होते हैं, ये दोस्त और दुश्मन के जहाज़ों और मिसाइल्स में भी तमीज़ कर लेते हैं। मिसाइल किसका है? आपको याद है मैंने एक मरतबा ये व्लॉग किया था जिसमें मैंने बताया था कि पाकिस्तानी जहाज़ों से जो मिसाइल फायर हुए थे उनके सिस्टम्स बंद कर दिए गए थे, उनके रडार बंद किए गए थे ताकि क्रॉस रडार में वो पकड़े ना जाएं। तो उनको उस वक्त कौन कंट्रोल कर रहा था? इंतहाई बुलंदियों पर मौजूद पाकिस्तान के ऐसे ही अवॉक सिस्टम से लेस साफ जहाज़ जो थे उनको कंट्रोल कर रहे थे, और इसी को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कहते हैं। ईरान के मतलब ये कहा जाता था कि उसकी टेक्नोलॉजी जो है शायद पुरानी है, लेकिन हर आने वाले दिन के साथ
جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ایران ایک سے بڑھ کر ایک سرپرائز دے رہا ہے، اور اس دفعہ کا سرپرائز جو ہے یہ 30,000 فٹ یعنی 9,000 میٹر کہہ لیں یا آپ 30,000 فٹ کی بلندی کہہ لیں، اس کا سرپرائز ہے، اور ایران اس سے آگے کی بھی بات کر رہا ہے، یعنی ایران اب 52,000 فٹ کی بلندی تک جانا چاہتا ہے تاکہ امریکی بمبار جہاز، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ B-52 امریکہ کا بم برسا چکا ہے ایران کے اوپر، ایسے جہازوں کو بھی نشانہ بنا سکے، اور اس طرح ایران نے اپنے جو سسٹمز ہیں اور ان کو ایئر ڈیفنس کے سسٹم کو مزید بہتر بنا لیا ہے۔ یہ لوٹرنگ سسٹم ہے، اور یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس سے ملٹی لیئرز ڈیفنس سسٹم کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے لوٹرنگ ڈرون 358 موجود ہوگا جو نچلی پرواز کرنے والے جہازوں کا مقابلہ کرے گا، اور اس کے بعد 359 ہے جو اواکس اور اسی طرح کے ری فیولنگ جہازوں کا جو ہے تباہ کرے گا، جو 30,000 فٹ کی بلندی پر اڑ رہے ہوں گے۔ پاسداران اسلام ہر آنے والے دن کے ساتھ ایک نیا سرپرائز باکس امریکہ، اسرائیل اور اپنے دشمن ممالک کے لیے کھول رہا ہے، اور یہ اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ کوئی دوسرا ملک جس طرح خلیجی ممالک نے اور سعودی عرب سمیت تمام خلیجی ممالک نے پہلے ہی اپنی سرزمین استعمال کرنے سے منع کیا ہے، اس لوٹرنگ ڈرون کے بعد کوئی ملک اپنی فضائی حدود بھی امریکہ کو استعمال نہیں کرنے دے گا، کیونکہ اگر اس کی فضا استعمال ہوگی تو یہی لوٹرنگ ڈرون وہاں پر حملہ آور ہوگا، اور ایک نئی جنگ اس ملک کے لیے کھل جائے گی، جس کے بعد نہ صرف ایران حق بجانب ہوگا اس ملک پر حملہ کرنے کا، کیونکہ اس نے اپنی فضائی حدود امریکہ یعنی اس کے دشمن، اسرائیل یعنی اس کے دشمن کے لیے کھولی ہوئی تھی۔ تبھی تو اواکس موجود تھا، تبھی تو اس طرح کے جہاز موجود تھے جن کو ری فیولنگ ٹینکس کہا جاتا ہے۔ یہ ری فیولنگ ٹینکس کے نہ ہونے سے امریکہ کو بڑا دھچکا لگ سکتا ہے، لیکن ایران ہر آنے والے دن میں نیا سرپرائز باکس کھولتا ہے، ایک ویپن نکالتا ہے اور دنیا کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ اس وقت اس لوٹرنگ ڈرون کی دھوم مچی پڑی ہے کہ 30,000 فٹ کی بلندی تک کسی جہاز کو ایران اڑنے نہیں دے گا۔ ہاں، اب اس سے آگے یعنی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، اس سے اوپر پرواز کرنے والے بھی جہاز ہیں اور فائٹر پلین ہیں اور ایسے بمبار طیارے ہیں جو دشمن پہ بمباری کرتے ہیں، تو ایران اب اس کی طرف متوجہ ہے، یعنی وہ ایسی حکمت عملی اور ایسی ٹیکنالوجی بنا رہا ہے جس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ وہ آنے والے وقت میں امریکہ اور اسرائیل کا بھرپور مقابلہ کرے گا۔ اللہ کرے یہ مذاکرات جو کہ استنبول میں ہو رہے ہیں کامیاب ہو جائیں، ایران اور امریکہ پیچھے ہٹ جائیں، جنگ نہ ہو، لیکن جنگ ہونے کی صورت میں بڑے سرپرائز باکسز ابھی بھی ایران کے پاس موجود ہیں جن کو وہ کھول نہیں رہا ہے۔ اگر وہ کھلے تو امریکہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔